इस स्टोरी में हमारी मेन लीड को लोगों के सरों पे कुछ सस्पिशियस रेड लाइंस नजर आती हैं, जिससे उसकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन रेड लाइंस का मतलब क्या है और जिसे भी वो रेड लाइंस नजर आती हैं उनकी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। जैसे कि हमारी स्टोरी का नाम है एस लाइन, वैसे ही इन रेड लाइंस को एस लाइंस कहते हैं। ये एस लाइंस तो ऐसे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं जो किसी भी तरह के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आसान वर्ड में कहा जाए तो जिन दो लोगों का एक दूसरे के साथ अफेयर होता है उनकी एस लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और अगर एक पर्सन का अपनी लाइफ में मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर रहा है तो उसके सर पे मल्टीपल लाइंस शो होंगी। अब आ जाते हैं स्टोरी की तरफ, जिसके स्टार्ट में हम हमारी मेन लीड यूनप को देखते हैं। यूनप ने कई सालों से खुद को दुनिया से कट ऑफ करके एक अपार्टमेंट में बंद करके रखा होता है, क्योंकि बचपन से यूनप के पास एक वेयर टाइप की एबिलिटी है कि वो इन एस लाइंस मतलब के रेड लाइंस को देख सकती है। बचपन में जब यूनप अपने पेरेंट्स के सर पे वो रेड लाइंस देखती थी तो उसे कभी आइडिया ही नहीं हुआ कि उनका मतलब क्या है। वो उन रेड लाइंस को उनके सर से हटाने की कोशिश तो करती थी, लेकिन कभी उन्हें बता नहीं पाती थी कि जो वो देखती है वो कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता। इसलिए वो अपने इन विजन्स को अपनी पेंटिंग्स में ड्रॉ करके उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी। एक दिन यूनप की मॉम साफ सफाई करते करते उसकी ये पेंटिंग्स देख लेती हैं, जो ये शो कर रही होती हैं कि यूनप के डैड के सर पे भी कई रेड लाइंस हैं। तब तो उन्हें भी समझ में नहीं आता कि यूनप की इन वियर्ड पेंटिंग्स का मतलब क्या है। जैसे जैसे यूनप बड़ी हो जाती है उसे आइडिया हो जाता है कि ये रेड लाइंस किसी भी पर्सन के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं। और जब वो ये सब अपनी मॉम से डिस्कस करती है तो एक दिन उसकी मॉम उसके डैड का मर्डर कर देती है। अपनी ही मॉम के हाथों से अपने डैड का मर्डर होते हुए देखकर यूनप ट्रॉमाटाइज्ड हो जाती है। और उस दिन उसे एक बात तो समझ में आ जाती है कि उसकी इस एबिलिटी की वजह से उसके आसपास मौजूद लोगों की जान जा सकती है। इसलिए वो इस सब से बचने के लिए खुद को एक अपार्टमेंट में लॉक कर लेती है। एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले ही इतना सारा टाइम स्पेंड करने से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और कई बार सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि चाहे वो किसी भी तरह से अपनी जान लेने की कोशिश करे, वो हमेशा किसी न किसी तरह बच जाती है। वो हमेशा उस अकेले घर में बंद यही सोचती रहती है कि आखिर उसे वो वेयर्ड रेड लाइंस नजर क्यों आती हैं और क्या उसके अलावा इस दुनिया में कोई और भी है जिसे वो रेड लाइंस नजर आती हैं। और इसी तरह के कुछ वेयर्ड क्वेश्चन मोस्टली उसके माइंड में आते रहते हैं। वो कोशिश कर रही होती है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे उसे ये वेयर्ड रेड लाइंस नजर आना बंद हो सके। एक दिन यूनप के अपार्टमेंट के सामने उसकी एक न्यू नेबर रहने के लिए आती है, जिसके सर पे यूनप को बहुत सी रेड लाइंस नजर आती हैं। इसलिए जब वो उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है तो यूनप उसे अवॉइड करती है। एक दिन वो लेडी कुछ फ्रूट्स लेके उसके घर पे ही पहुंच जाती है और यूनप उसे अपने घर के बाहर देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उसके लिए डोर तक ओपन नहीं करती। एक्चुअली यूनप काफी टाइम से घर से बाहर तक नहीं निकली होती, लोगों से मिलना तो दूर की बात है। इसलिए वो लेडी उसके लिए वो फ्रूट स्टोर के बाहर ही छोड़ के चली जाती है। जब यूनप देखती है कि वो लेडी चली गई है तो वो फौरन से उन फ्रूट्स को उठाकर खाने लगती है, क्योंकि यूनप ने काफी टाइम से फ्रेश फ्रूट्स खाए ही नहीं होते। वो काफी टाइम से सिर्फ कैन फूड पे ही सर्वाइव कर रही होती है। इस सब के बीच में हम इस स्टोरी के एक दूसरे कैरेक्टर स्योना को देखते हैं। स्योना की क्लास की कुछ लड़कियां उसे काफी टाइम से बुली कर रही होती हैं, क्योंकि उनकी लीडर योंग एक ऐसी लड़की होती है जिससे क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं। एक्चुअली काफी टाइम से योंग स्योना को कुछ पैसे लाने के लिए कह रही होती है, जो वो नहीं ला पाती तो वो उसे सबके सामने बहुत मारती है और उससे कहती है तुम्हारे अंकल डिटेक्टिव है ना, इसलिए शायद तुम्हें लगा था कि तुम उससे बच जाओगी। वो उसे मारते मारते वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम हमारी स्टोरी के मेन लीड जियो को देखते हैं, जो एक डिटेक्टिव होता है और स्योना का अंकल होता है, लेकिन एज में वो उससे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। एक दिन जियो को अपनी टीम के साथ एक यंग लेडी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि उस लेडी के आसपास का एरिया बिल्कुल ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उस लेडी ने खुद को उस किलर से बचाने के लिए जरा भी स्ट्रगल नहीं की। जब वो उस जगह को थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे वहाँ से फूड के कुछ खाली कार्टन्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि जब पूरा घर इतना साफ सुथरा है तो ये इतने सारे कार्टन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो सभी कार्टन सेम रेस्टोरेंट के थे, जिससे जियो को आइडिया होता है कि उस लेडी ने अपनी डेथ से पहले सेम रेस्टोरेंट से कई बार वो फूड ऑर्डर किया है। और ऊपर से एक ऑफिसर जो आसपास के लोगों से इंटेरोगेट करने के लिए गई होती है, वो उसे बताती है इस लेडी के नेबर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसके घर पे कल रात एक डिलीवरी बॉय को आते हुए देखा है। उन्हें ये सब नॉर्मल लगा, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय पहले भी कई बार इस लेडी के घर पे आ चुका है। जियो की इन्वेस्टिगेशन के सारे क्लूज इस तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं कि उस लेडी का मर्डर एक डिलीवरी बॉय ने किया है, लेकिन उस डिलीवरी बॉय की आइडेंटिटी और इस मर्डर के पर्पस के बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि मर्डर करने वाले पर्सन ने उस लेडी के घर से कोई भी चीज चुराई नहीं थी और ना ही उस लेडी के बायोडेटा के अकॉर्डिंग उसकी किसी से दुश्मनी थी। इसलिए जियो डिटेक्टिव दोंग से पूछता है कि क्या इस लेडी का कोई बॉयफ्रेंड था। वो उसे बताता है कि ये लेडी फिलहाल तो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन इसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे 1 साल पहले इसका ब्रेकअप हो चुका था।
जियोक उसे कहता है ठीक है, तो फिर उस पर्सन से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द कलेक्ट करो। दूसरी तरफ यूनप जो अपने घर पे बैठी इस मर्डर की न्यूज को देख रही होती है, उसे इस न्यूज के थ्रू पता चलता है कि मर्डर करने वाला पर्सन एक डिलीवरी बॉय है। तभी यूनप की नजर उस रिपोर्टर के पीछे से गुजर के जाने वाले एक डिलीवरी बॉय पे पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस डिलीवरी बॉय के सर पे एक रेड लाइन होती है। यूनप के लिए ये सब इतना ज्यादा शॉकिंग इसलिए होता है क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के के सर पे उसने एक रेड लाइन नहीं देखी, इसलिए उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये डिलीवरी बॉय वही मर्डर तो नहीं जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा है। रात को वो उसी एक रेड लाइन वाले डिलीवरी बॉय को अपने सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखती है, इसलिए वो फौरन से सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली लेडी की हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि जिस गेटअप के मर्डर को वो लोग इस वक्त ढूंढ रहे हैं शायद वो उसके सामने वाले अपार्टमेंट में है। अभी वो कॉल पे बात ही कर रही होती है कि वो नोटिस करती है जो डिलीवरी बॉय उस लेडी के अपार्टमेंट में गया है वो उसका न्यू बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जैसे ही उस डिलीवरी बॉय का अफेयर उस लेडी के साथ स्टार्ट होता है उसके सर पे भी 2 रेड लाइंस शो होने लगती हैं। अगले दिन हम देखते हैं सियोना जो काफी टाइम से स्कूल नहीं जा रही होती, वो जियोक के घर आती है उसे कुछ पैसों की डिमांड करती है। जियोक के पास उस वक्त जितने भी पैसे होते हैं वो उसे सब के सब दे देता है, लेकिन सियोना फिर भी उसे और पैसे देने के लिए कहती है, इसलिए जियोक उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम इतने पैसों का करोगी क्या। वो उसके फेस पे और बॉडी पे चोटों के निशानों को नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें स्कूल में कोई बुली कर रहा है, लेकिन सियोना तो बहुत ही रूडली उसके इस सवाल को अवॉइड कर देती है और एक बार फिर से उसे मजीद पैसों की डिमांड करने लगती है। जब वो उसे पैसे नहीं देता तो वो बहुत ही रूडली उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। उसके इस बिहेवियर से डिप्रेस्ड होकर जब जियोक अपनी बैल्कनी में खड़ा होता है तो वो यूनप के घर के उस वियर्ड विंडो को नोटिस करता है जो पूरी तरह से कवर्ड होती है। उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा होता है और इतनी देर में उसे डिटेक्टिव डोंग की भी कॉल आ जाती है जो उसे कल रात को आने वाली यूनप की कॉल के बारे में बताता है और बताता है कि शायद उस अपार्टमेंट में रहने वाली लेडी को उस मर्डर डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है, इसलिए जियोक यूनप से इंटेरोगेट करने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब यूनप उसे अपने घर के बाहर देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जियोक के सर पे मल्टीपल रेड लाइंस होती हैं, इसलिए अपने इस डर की वजह से वो जियोक के सामने भी डोर ओपन नहीं कर पाती। इतनी देर में यूनप का एक नेबर वहाँ से गुजरते गुजरते जियोक को बताता है तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये लेडी अपने अपार्टमेंट से कभी बाहर आती ही नहीं है। वो पर्सन तो ये कहकर चला जाता है, लेकिन जियोक फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता और यूनप से कहता है कि मुझे तुमसे उस मर्डर केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर तुम हमारे साथ कॉपरेट करो तो हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी न किसी की जान बच सके। लेकिन डर के मारे यूनप सिर्फ थोड़ा सा ही डोर ओपन कर पाती है और उससे कहती है रात को मैंने गलती से कॉल कर दी थी क्योंकि जिस पर्सन को मैंने उसके गेटअप की वजह से किलर समझ लिया था वो पर्सन तो असल में उस लेडी का बॉयफ्रेंड ही था। जब जियो को आइडिया होता है कि यूनप उसके अपार्टमेंट के ऊपर वाले अपार्टमेंट के बारे में बात कर रही है तो वो इस केस में मजीद इंटरेस्ट लेते हुए उसे उस पर्सन के बारे में मजीद इंटेरोगेट करता है। लेकिन यूनप तो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो उसे मजीद भी कोई बात किए बगैर डोर क्लोज कर देती है। रात को पुलिस स्टेशन में जब डिटेक्टिव डोंग उससे इस केस को डिस्कस कर रहा होता है तो वो उसे बताता है तुमने मुझे जिस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था मैंने वो कर ली है। एक्चुअली वो लेडी जिसका मर्डर हुआ था उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ यूनप रहती है और वो बिल्डिंग विक्टिम की बिल्डिंग से थोड़ा ही फासले पे है। ये सब जानने के बाद जब जियोक उस पर्सन की पिक्चर देखता है तो उसे याद आता है कि इस पर्सन को तो आज ही उसने यूनप के अपार्टमेंट के बाहर देखा था, इसलिए वो फौरन से डोंग से कहता है कि चलो हमें अभी इसी वक्त चल के उसे इंटेरोगेट करना होगा। अभी वो लोग जा ही रहे होते हैं कि जियोक को एक कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसके बीमार डैड जो काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है अचानक से गायब हो गए हैं। अब ये जानकर तो जियोक फौरन से सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल की तरफ भागता है और जाते ही सबसे पहले रूफटॉप की तरफ जाता है तो देखता है कि जैसे कि उसे आइडिया हुआ था उसके डैड वाकई में रूफटॉप पे खड़े होकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जियोक तो हॉस्पिटल में होता है, इसलिए डोंग बगैर टाइम वेस्ट किए अकेले उस पर्सन को इंटेरोगेट करने के लिए चला जाता है। जब वो उस पर्सन के घर जाता है तो देखता है कि वो पूरा का पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। उस घर को मजीद इन्वेस्टिगेट करने पे उसे वहाँ पे एक वियर्ड रेड रूम मिलता है जो पूरी तरह से इतनी ज्यादा रेड लाइन से कवर्ड होता है कि पूरा का पूरा रूम ही रेड हो चुका होता है। डोंग ये सब देखकर शॉक्ड होता है और फौरन से जियो को कॉल करके इस सब के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो पर्सन जो उस वक्त वही अंधेरे में छुपा होता है वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है। डोंग के चिल्लाने की आवाज से जियो को भी आइडिया हो जाता है कि डोंग एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, इसलिए वो भी फौरन से उसे बचाने के लिए उसी अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। इतनी देर में वो वियर्ड पर्सन डोंग को उसी रूम में बांधकर खुद एक डिलीवरी बॉय के गेटअप में अच्छे से रेडी हो जाता है। जब वो खुद को मिरर में देखता है तो कहता है बस अब मुझे सिर्फ एक को ही खत्म करना है, जिसके बाद वो यूनप के घर के सामने वाली लेडी के अपार्टमेंट की तरफ ही जाने लगता है और उसे वहां जाता हुआ देखकर यूनप को आइडिया हो जाता है कि इस बार तो पक्का ये वही मर्डर है जो उस लेडी के घर की तरफ जा रहा है।
क्योंकि उसके सर पे भी एक रेड लाइन होती है। जब वो उस लेडी की हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसका सेलफोन ही डेड है। तो वो फौरन से खुद ही एक नाइफ उठाकर उस लेडी की हेल्प के लिए जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पे पहुंचते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो इतने सालों से घर से बाहर आई ही नहीं होती। हिम्मत करके वो बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसके लिए अपने अपार्टमेंट से उस लेडी के अपार्टमेंट तक की दूरी तय कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो रास्ते में ही चकराकर बेहोश हो जाती है। इतनी देर में वो पर्सन भी उस लेडी के घर पे पहुंच जाता है और वो लेडी जो ये समझ रही होती है कि वो उसका न्यू बॉयफ्रेंड है, जब देखती है कि वो तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस पर्सन के सर से निकलने वाली एक रेड लाइन उस लेडी के सर पे जाके कनेक्ट हो रही होती है और वो पर्सन भी यूनप की तरह उन रेड लाइंस को देख पा रहा होता है। इसलिए उसे आइडिया हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का कई लोगों के साथ अफेयर है और इसी की सजा देने के लिए तो वो उसे जान से मारने के लिए आया होता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है यूनप भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है, लेकिन जब वो उस पर नाइफ पॉइंट करती है तो उसके कांपते हुए हाथों को देखकर उस पर्सन को आइडिया हो जाता है कि वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उल्टा उसी की नाइफ से उसी पे ही अटैक कर देता है। जब यूनप जख्मी होकर नीचे गिर जाती है तो वो एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, जब वो उस पे अटैक करती है तो उस पर्सन की ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। इतनी देर में जियोक जो डोंग को बचाने के लिए उस पर्सन के घर की तरफ जा रहा होता है, जब देखता है कि यूनप के अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ है तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो पर्सन यूनप पे अटैक करने तो नहीं चला गया, क्योंकि उस दिन यूनप से मिलके उसे इतना तो आइडिया हो गया था कि यूनप अपने अपार्टमेंट का डोर किसी के लिए भी ओपन नहीं करती। जब वो उस अपार्टमेंट की चेकिंग कर रहा होता है तो उसकी नजर सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ भी पड़ती है, जहां वो पर्सन अपने ग्लासेस मिलने पे एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड पे अटैक कर देता है और इस बार तो यूनप उसकी गर्लफ्रेंड को उससे बचाने के लिए हिम्मत करके उस पर्सन पे अटैक कर देती है, जिससे वो पर्सन गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उल्टा उस पर अटैक करने लगता है। इससे पहले वो उसे कुछ कह पाता, जियोक विंडो से उसे शूट करके मार देता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जब वो पर्सन अपनी रेड लाइन को गायब होते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैंने इन रेड लाइन से छुटकारा हासिल कर ही लिया। यूनप जो उसे ये सब बोलते हुए नोटिस कर लेती है, वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि आज से पहले वो ऐसे किसी भी पर्सन के बारे में नहीं जानती थी जो उसकी तरह इन रेड लाइंस को देख सकता हो। उसे बचपन से ही यही लगता था कि वो रेड लाइंस उसके अलावा और किसी को नजर नहीं आती। अचानक से उसके माइंड में एक बात आती है कि आखिर वो पर्सन इतना ज्यादा पैनिक होकर अपने ग्लासेस को क्यों ढूंढ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रेड लाइंस उसे उन ग्लासेस की वजह से ही नजर आ रही हूँ। इस तरह उसके माइंड में एक और क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, जिसके आंसर के लिए वो जियो के पास जाकर उस पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है। और जब सियोना उसे जियो के साथ देखती है तो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है, जैसे उसे यूनप का वहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया। इसलिए घर जाकर जियो को उससे पूछता है क्या तुम उससे पहले भी कहीं मिली थी। तब सियोना उसे बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो यूनप भी उसके साथ सेम क्लास में ही पढ़ती थी। फिर एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उसकी मॉम ने उसके डैड का मर्डर कर दिया है और उस दिन के बाद से अचानक से यूनप भी कहीं गायब हो गई। दूसरी तरफ हम यूनप को देखते हैं जो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि आज पहली बार अपनी इस एबिलिटी की वजह से वो किसी इंसान की जान बचा पाई है। तभी एक अननोन पर्सन उसे मैसेज करके कहता है, ये दुनिया तुम्हें जिस तरह से नजर आती है मैं भी इसे वैसे ही देख सकता हूँ, और अगर तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों होता है तो जल्दी मुझसे हाई स्कूल में आकर मिलो। यूनप काफी टाइम तक उसी अननोन पर्सन के मैसेज को देखकर यही सोचती रहती है कि उसे उसकी बात मानकर उस हाई स्कूल में जाना चाहिए या नहीं। इतना ज्यादा सोचने के बाद वो एक डिसीजन तो ले ही लेती है कि अब वो मजीद खुद को इस छोटे से अपार्टमेंट में लॉक करके नहीं रखेगी। इसी बीच हम सियोना को देखते हैं जो इतने टाइम से स्कूल को अवॉइड कर रही होती है। जब इतने टाइम बाद स्कूल आती है तो उसे आइडिया हो जाता है कि योंग और उसकी चमचियों को उसके लॉकर में से वो लेटर मिल गया है जो उसने अपने क्रश के लिए लिखा था। ये सब देखकर सियोना पहले ही बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही होती है और ऊपर से योंग सबके सामने उसका वो लेटर जो उसने अपने क्रश के लिए लिखा था रीड करने लगती है, जिससे सियोना को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन से उसके पास जाकर उसे वो लेटर खींचने की कोशिश करती है। काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी वो उसे वो लेटर नहीं ले पाती। उल्टा योंग उसकी इस हरकत पे उसे सबके सामने मारना भी स्टार्ट कर देती है। इतनी देर में उन दोनों की क्लास टीचर यूजिन भी वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर उन दोनों को फौरन से रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों तो अपनी फाइट में इतना ज्यादा बिजी होती हैं कि यूजिन को अवॉइड ही कर देती हैं, जिस पर यूजिन आगे बढ़कर योंग को बालों से पकड़कर सियोना से दूर हटाती है और सियोना को अपने साथ स्टाफ रूम में ले जाकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है, तुम योंग के अगेंस्ट कंप्लेन क्यों नहीं करती, वरना ऐसे तो वो तुम्हें हर टाइम तंग ही करती रहेगी। सियोना जो ये बात अच्छे से जानती थी कि योंग एक रिच स्टूडेंट है, इसलिए कोई भी टीचर उसकी ये कंप्लेन नहीं सुनने वाला, डिसहार्ट होकर उसके मुंह से निकलता है कि मैं योंग को जान से ही मार दूंगी। इससे पहले यूजिन को आइडिया हो पाता कि उसने क्या बोल दिया है, सियोना वहाँ से निकलकर अपना बैग उठाकर स्कूल से जाने लगती है। जाते जाते सियोना की नजर अपने लॉकर की तरफ पड़ती है,
जहाँ वो कुछ वियर्ड अननोन ग्लासेस देखती है। उसे उन ग्लासेस के ऑनर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता और उस टाइम क्लास में कोई और होता भी नहीं है, इसलिए वो फिलहाल के लिए उन ग्लासेस को अपने पास ही रख लेती है। दूसरी तरफ जियोक पुलिस स्टेशन में बैठा अभी भी उस पर्सन के केस को स्टडी कर रहा होता है, तो डोंग उसके पास आकर उससे पूछता है कि ये केस तो खत्म हो चुका है, फिर तुम इसे अभी तक स्टडी क्यों कर रहे हो। जियोक उसे कहता है क्योंकि ये केस जितना सीधा लग रहा है मुझे उतना नजर नहीं आ रहा, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो पर्सन रंगे हाथों पकड़ा तो गया था, लेकिन उसके ऐसे अचानक से अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स का मर्डर करने का पर्पस मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो वो पर्सन देखने में ही साइको लग रहा था, इसलिए तो उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ कैसे हो सकता है। वो जियोक से कहता है तुम्हें पता है 1 साल पहले ये पर्सन जिस स्कूल में टीचिंग करता था, मुझे उस स्कूल से पता चला है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा वायलेंस में इन्वॉल्व था। जियोक उसे कहता है यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 1 साल पहले उसने अपनी सभी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने एक एक करके उन सभी को मार दिया। कुछ इसी तरह की क्यूरियोसिटीज का आंसर जानने के लिए वो एक बार फिर से उसी पर्सन के घर में जाता है और उसी वियर्ड रेड रूम में जाकर उसे बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करने लगता है। तब उसे आइडिया होता है कि उस रेड रूम में चारों तरफ बहुत सी रेड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा रूम ही रेड हो चुका है। दूसरी तरफ सियोना जो अपने लॉकर से मिलने वाली उन ग्लासेस को वेयर करके देखती है तो उसे भी अपने सर पे एक रेड लाइन शो होने लगती है। उसे ये काफी वियर्ड लगता है क्योंकि जो रेड लाइन उसे अपने सर पे शो हो रही होती है, जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे नहीं पकड़ पाती। वो अभी यही समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, और इतनी देर में जियोक भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके घर आ जाता है। जब सियोना उन ग्लासेस के थ्रू उसे देखती है तो उसे उसके सर पे भी बहुत सी रेड लाइंस शो होती हैं, जिन्हें देख के वो डर के मारे घर से बाहर ही भाग जाती है। यूनप जो उस वक्त वहीं से गुजर रही होती है वो भी उसे वियर्ड एक्ट करते हुए देख लेती है। सियोना जब मार्केट की तरफ जाती है तो देखती है कि उसके चारों तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के सरों पे रेड लाइंस मौजूद हैं। उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि उन लोगों के सर से निकलने वाली कुछ रेड लाइंस 2 कपल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, और इस तरह से उसे इन रेड लाइंस का मतलब भी समझ में आ जाता है। जब वो ये नोटिस करती है कि जो पर्सन एक से ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है उसके सर पे उतनी ही रेड लाइंस हैं, और तब उसे आइडिया होता है कि जियोक के सर पे उसे इतनी सारी रेड लाइंस क्यों नजर आती हैं। इसलिए ये सब जानने के बाद वो उसे और भी ज्यादा अवॉइड करती है। अगले दिन जब सियोना स्कूल जाती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे अपने उन क्लासेस के थ्रू अपने आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। जब वो देखती है कि उसकी क्लास टीचर योजन के सर पे एक भी रेड लाइन नहीं है तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ये जानकर कि उसकी क्लास टीचर योजन का तो आज तक किसी के साथ अफेयर रहा ही नहीं है। शौक तो वो तब होती है जब उसे ये पता चलता है कि योंग का उनके एक स्कूल टीचर सेयोंगजिन के साथ अफेयर है, और वो दोनों सबके सामने ऐसे शो करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जब वो क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है कि योनप ने एक बार फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया है। योनप की रिजर्व नेचर को देखकर योंग क्लास में उसका मजाक उड़ाने लगती है, और जब ब्रेक टाइम वो एक बार फिर से सियोना को बुली कर रही होती है तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इस बार सियोना चुपचाप उसका ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करती। वो उसे खुद पे हाथ उठाने से रोकती है और उसे वो पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है जो वो उसे काफी टाइम से डिमांड कर रही होती है। योंग स्माइल करते हुए उसे कहती है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, और उसे एक बार फिर से मारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी योनप वहाँ आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। योंग जिसे ये लग रहा होता है कि योनप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो सियोना को छोड़ के उस पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन योनप उसके अटैक करने पे उल्टा उस पे अटैक कर देती है। जब योंग उसका सामना नहीं कर पा रही होती तो वो उसे धमकी देती है, ये कहकर कि अगर तुमने मुझे अभी इसी वक्त ना छोड़ा तो मैं तुम्हें बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दूंगी। लेकिन उसके ऐसा करने पर योनप तो उल्टा उसे अपने साथ लेकर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाने लगती है। योंग उसके ऐसा करने पे बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को उसे बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसके कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है तो वो उसे अपोलोजाइज भी करती है, जिस पर योनप उसे कहती है अगर तुम उसे प्रॉमिस करती हो कि तुम आज के बाद मुझे और सियोना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और बेचारी योंग डर के मारे उसे ये प्रॉमिस कर देती है। योनप सियोना को उससे बचा तो लेती है, लेकिन सियोना उस पर उल्टा गुस्सा करने लगती है, ये कहकर कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी हेल्प के लिए आओ, मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तब योनप उससे पूछती है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, जिससे हमें आइडिया होता है कि योनप और सियोना पास्ट में बेस्ट फ्रेंड्स थे और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। लेकिन आज जो कुछ भी योनप सियोना के लिए करती है उसकी वजह से वो दोनों एक बार फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी बीच हम जियोक को देखते हैं जो अभी भी उसी मर्डर केस पे काम कर रहा होता है और उस केस में मरने वाले किलर जोंगमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो एक वियर्ड चीज नोटिस करता है कि जोंगमी ने अपने पिक्चर में ग्लासेस वेयर किए हुए हैं, इसलिए वो फौरन से जाकर उस सामान की चेकिंग करता है जो उसे जोंगमी के पास से मिला था। उस सामान में उसे वो ग्लासेस तो कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो जोंगमी से रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उस हाई स्कूल में जाता है जहाँ 1 साल पहले वो टीचिंग करता था।
और तब उसे आइडिया होता है कि ये तो वही हाई स्कूल है जहाँ सियोना पढ़ती है। लेकिन वो सियोना से मिलने के बजाय डायरेक्टली जोंगमिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सियोना की क्लास टीचर योजन से होती है, जो मिस्टेकनली उसे सियोना का डैड कंसीडर कर रही होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो सियोना का अंकल है तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है और उसे कहती है तुम तो बहुत यंग हो। जब जियोको से जोंगमिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है तो वो उसे बताता है कि जोंगमिन ने अपनी कुछ एक्स गर्लफ्रेंड्स का मर्डर कर दिया है। योजन, जो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जोंगमिन कभी किसी का मर्डर भी कर सकता है, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी जियोको से पूछता है कि जब जोंगमिन यहाँ टीचिंग करने के लिए आता था तो क्या वो ग्लासेस वेयर करता था। योजन उसे कहती है नहीं तो, मैंने तो उसे कभी भी किसी तरह के ग्लासेस वेयर करते हुए नहीं देखा। जब जियो को योजन से जोंगमिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो उस बार में जाता है जहाँ जोंगमिन हमेशा ड्रिंक करने के लिए जाता था। जब वो वहाँ के वेटर से जोंगमिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो उसे बताता है जोंगमिन यहाँ रेगुलरली आता था, लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने वेयर टाइप की हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। वो अकेले में बैठकर काउंटिंग करता रहता था और अपने आसपास मौजूद लोगों की तरफ देखकर उन्हें पॉइंट करते हुए हंसता रहता था, जैसे वो उनकी तरफ देखकर कुछ काउंट कर रहा हो। और एक दिन उसकी इसी हरकत की वजह से उसकी एक कस्टमर के साथ लड़ाई भी हो गई। तभी उस वेटर की नजर जियो के पास मौजूद जोंगमिन के पिक्चर की तरफ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होकर जियो से कहता है जब ये पर्सन यहाँ आता था तब तो वो ग्लासेस वेयर करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोना रात को छुपकर योंग को फॉलो कर रही होती है और जब वो स्योंगजन से मिलने के लिए जाती है तब वो छुपकर उन दोनों की एक साथ पिक्चर कैप्चर कर लेती है। वो योंग को ब्लैकमेल करने के लिए उसे वो पिक्चर सेंड करती है और उसे पैसों की डिमांड करती है, लेकिन योंग उल्टा उसे कहती है तुम चाहे तो हमें एक्सपोज कर दो क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो माइनर हूँ, इसलिए तुम्हारे इस पिक्चर को एक्सपोज करने से सारा का सारा ब्लेम टीचर की तरफ चला जाएगा। जब सियोना उसका ये मैसेज रीड करती है तो अपसेट हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे आइडिया आता है कि वो इस पिक्चर के थ्रू उनके टीचर को तो ब्लैकमेल कर सकती है ना, तो एक बार फिर से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं स्योंगजन जब स्कूल जाता है तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि सभी टीचर्स के बीच में एक न्यूज फैली हुई होती है कि एक दूसरी हाई स्कूल की टीचर का अफेयर एक स्टूडेंट के साथ था और वो दोनों एक साथ पकड़े गए। सभी टीचर्स मिलकर उस टीचर को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं और ये सब सुनकर स्योंगजन भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि अगर उन सबको उसके और योंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तभी वो देखता है कि उसके सेलफोन पे एक अननोन नंबर के थ्रू एक पिक्चर आई है जिसमें वो और योंग एक साथ हैं। वो उस पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे एक और मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसे कहा जाता है कि अगर तुम मुझे 20 मिलियन वॉन पे करोगे तो मैं तुम्हारी ये पिक्चर डिलीट कर दूंगी। और ये सब करने वाली और कोई नहीं बल्कि सियोना होती है। वो योनब से कहती है कि मेरे पास 20 मिलियन वॉन है, अगर मुझे एक घर लीज पे परचेज करना है तो उसके लिए तो ये पैसे बहुत कम है। योनब जिसे सबका कोई आइडिया नहीं होता कि सियोना के पास वो पैसे कहाँ से आए हैं, वो उससे पूछती है क्या तुम घर शिफ्ट करना चाहती हो। सियोना कहती है हाँ, क्योंकि मुझे आजाद रहना अच्छा लगता है। योनब कहती है तो फिर तुम्हारी फैमिली का क्या, जिस पर सियोना स्माइल करते हुए उसे कहती है भला एक अंकल किसी की फैमिली कैसे हो सकते हैं, और वैसे भी मेरे अंकल को तो मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है, इसलिए मैं तो उनके साथ नहीं रहना चाहती। जब वो योनब से पूछती है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारी मॉम जिंदा भी है या नहीं, तो योनब कहती है नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिस पर सियोना उसे कहती है हाँ वैसे भी अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो तुमसे जरूर कांटेक्ट करती। योनब जो उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, वो सारी रात अपनी बैल्कनी में बैठकर अपनी मॉम को मिस करती रहती है। अगले दिन हम देखते हैं योंग जब स्कूल जाती है तो देखती है कि स्योंगजन अचानक से उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है। वो उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो स्योंगजन उसे कहता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किस किस को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया। योंग उसे कहती है मैंने तो किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, क्या तुम्हें भी सियोना ने वो पिक्चर सेंड करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तब स्योंगजन को आइडिया होता है कि उसे ब्लैकमेल करने वाली पर्सन एक स्टूडेंट है। ये जानकर वो योंग से और भी रूड बिहेव करने लगता है और ये सोचकर परेशान हो जाता है कि अगर उसकी वाइफ को इस सब के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। इस सब के बीच में हम सियोना को देखते हैं जो उन ग्लासेस की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सिर्फ स्योंगजन को ही ब्लैकमेल नहीं करती बल्कि वो सभी टीचर्स जो किसी न किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है वो उन सबको भी ब्लैकमेल करती है। इस सब की वजह से वो पहले से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और उसका वो क्रश जिसे वो आज तक ये भी नहीं बता पाई थी कि वो उसे लाइक करती है, वो सबके सामने उसके साथ बहुत ही फ्रीली घूमने लगती है। इसी बीच योनब उसके अंदर की ये सारी चेंजेस नोटिस कर रही होती है। डाउट तो उसे पहले ही होता है, लेकिन जब वो दो टीचर्स को आपस में फाइट करते हुए देखती है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि सियोना उनके सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानती है और उन्हें ब्लैकमेल भी कर रही है। इसलिए जब वो दोनों वॉशरूम में अकेले होते हैं तो वो बहाने से उससे पूछती है कि पहले तो तुम ये ग्लासेस वेयर नहीं करती थी तो फिर तुमने अचानक से ग्लासेस वेयर करना क्यों स्टार्ट कर दिए। सियोना बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसे कहती है मेरी आईसाइट वीक हो गई है ना इसीलिए। लेकिन योनब जिसे पहले ही आइडिया हो चुका था कि ये वही ग्लासेस है जिनके थ्रू सियोना भी उन रेड लाइंस को देख पा रही है, वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम्हें ये ग्लासेस वेयर करने पे कुछ वेयर रेड लाइंस शो होती हैं। सियोना शॉक्डफुली उससे पूछती है क्या तुम उन रेड लाइंस के बारे में जानती हो, क्या तुम्हें भी वो रेड लाइंस नजर आती हैं। तो योनब उसे कहती है हाँ
मैं बचपन से ही उन रेड लाइंस को देख सकती हूँ। सियोना जो उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही होती, यूनोप उसे बताती है कि इस वक्त उसके सर पे कितनी रेड लाइंस हैं और इवन उनके क्लास में मौजूद बाकी सभी स्टूडेंट्स के सर पे कितनी रेड लाइंस हैं। वो उसे कहती है कि मैं योंग और टीचर के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में भी जानती हूँ। तो सियोना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस पर यूनोप उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये ग्लासेस मिले कहाँ से थे। सियोना उसे बताती है कि किसी ने ये ग्लासेस मेरे लॉकर में छोड़ दिए थे और उसे वो ग्लासेस मांगते हुए कहती है कि ये ग्लासेस अब मेरे हैं। लेकिन यूनोप उसे वो ग्लासेस देने से मना कर देती है, ये कहकर कि ये ग्लासेस बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। जब सियोना फिर भी पीछे नहीं हट रही होती तो यूनोप उसे याद दिलाती है कि उसके नेबर के घर में जिस किलर की डेथ हुई थी उसने भी ऐसी सेम ग्लासेस ही पहनी हुई थी जिनके थ्रू वो रेड लाइंस को देख सक रहा था और इसी वजह से उस पर्सन का अंजाम इतना ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन सियोना, जिसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे वो ग्लासेस ले लेती है और कहती है कि ये ग्लासेस अब से मेरे हैं। घर जाते जाते वो यूनोप से पूछती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि हम अपने सर पे मौजूद इन रेड लाइन से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। यूनोप जिसे याद आता है कि जब उसकी मॉम ने उसके डैड का मर्डर किया था तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाली उनके सर पे मौजूद जो रेड लाइंस थी वो भी गायब हो गई थी। लेकिन वो इस सब के बारे में सियोना को कुछ भी नहीं बताती। फिर भी सियोना को आइडिया हो जाता है कि अगर रिलेशनशिप में मौजूद एक पर्सन की डेथ हो जाए तो दूसरे के सर पे से ऑटोमेटिकली वो लाइन गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम सेयोंगजिन को देखते हैं जो अभी भी उस पिक्चर को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और काफी देर सोचने के बाद फाइनली सियोना को मैसेज करके बताता है कि वो उसे वो 20 मिलियन वॉन पे करने के लिए रेडी है। सियोना जब उसका ये मैसेज देखती है तो बहुत खुश होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने चली जाती है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि योंग छुप के उस पर नजर रख रही होती है, क्योंकि जब यूनोप सियोना से वॉशरूम में उन ग्लासेस के बारे में बात कर रही होती है तो योंग भी उस वक्त वहीं होती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सियोना के बैग से वो ग्लासेस निकालकर गायब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है जब वो उन ग्लासेस को वेयर करके अपनी आंखों से उन रेड लाइंस को देखती है। दूसरी तरफ जब सियोना को पता चलता है कि उसके बैग में वो ग्लासेस नहीं है तो वो घबराकर हर तरफ अपने उन ग्लासेस को ढूंढने लगती है। जब उसे वो ग्लासेस नहीं मिलते तो उसे लगता है शायद यूनोप ने उसके वो ग्लासेस लिए हैं, इसलिए वो गुस्से से उसे कॉल करके कहती है, मुझे पता है मेरे ग्लासेस तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अभी इसी वक्त मुझे मेरे ग्लासेस वापस कर दो। वो यूनोप को स्कूल आने का कहकर खुद भी भागकर उसी तरफ चली जाती है, क्योंकि सेयोंगजिन ने उसे मैसेज करके कहा था कि अगर उसे वो 20 मिलियन वॉन चाहिए तो अभी इसी वक्त वो उसे स्कूल की रूफटॉप पे मिले। जब सियोना वहां जाती है तो सेयोंगजिन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। जब सियोना फिर भी नहीं मानती तो वो उसे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन वॉन दे सकूं। तो सियोना उसे कहती है, ये तुमने तब नहीं सोचा था जब तुम्हारी आंखों के सामने योंग मुझे बुली कर रही होती थी और तुम उसे रोकने के बजाय वहां से ऐसे गुजर जाते थे जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेयोंगजिन उसे अपोलोजाइज करता है और कहता है, मैं तुम्हें वो 20 मिलियन वॉन दे दूंगा, लेकिन जब तक मैं पैसे रेडी नहीं कर पाता प्लीज उस पिक्चर को डिलीट कर दो। और इतनी देर में उसे उसकी वाइफ का मैसेज भी आ जाता है जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को उसके और योंग के अफेयर के बारे में सब पता चल गया है। वो ये मैसेज देखकर सियोना पे गुस्सा करने लगता है कि जब मैं तुम्हें 20 मिलियन वॉन देने के लिए एग्री हो गया था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। इतनी देर में यूनोप भी भागते भागते स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो सियोना को रूफटॉप से गिरते हुए देखती है और इस तरह उन रेड लाइंस की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड सियोना भी उसकी आंखों के सामने खून में लिपटी पड़ी होती है और वो उसकी ये हालत देखकर बेबसी से रोने लगती है। जब यूनोप को आइडिया होता है कि सियोना की रेड लाइन अभी भी गायब नहीं हुई, इसका मतलब वो भी जिंदा है, तो वो फौरन से उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। जब जियो को सियोना की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो भी फौरन से हॉस्पिटल आ जाता है और उसे देखकर ऐसे लग रहा होता है जैसे वो सियोना के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए वो यूनोप से पूछता है कि तुम इतनी रात को स्कूल क्या करने गई थी। यूनोप उसे कहती है, मुझे सियोना ने खुद कॉल करके स्कूल मिलने के लिए बुलाया था। तो जियो उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि सियोना इतनी रात को स्कूल क्या करने गई थी। यूनोप कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सियोना सुसाइड नहीं कर सकती। इस इंसिडेंट के बाद योंग और सेयोंगजिन दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं और सभी टीचर्स भी इस इंसिडेंट के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि ये इंसिडेंट किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि तकरीबन सभी जानते थे कि योंग काफी टाइम से सियोना को बुली कर रही है। इवन सियोना कई बार योंग की कंप्लेन करने के लिए उनके पास भी आई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी योंग के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए वो सब सोच रहे होते हैं कि शायद सियोना ने इन सब चीजों से तंग आकर सुसाइड अटेम्प्ट की है। योजन जो सियोना की क्लास टीचर होती है वो इस सबसे अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब सिर्फ उसकी गलती की वजह से हुआ है। तो बाकी सभी टीचर्स उसे काम करते हुए कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद टीचर जोंग, जिसकी रिसेंटली शादी होने वाली थी, वो उससे पूछते हैं कि आपने तो हमें बताया नहीं आपकी वेडिंग सेरेमनी कब है। जोंग अपसेट होकर उन्हें बताता है कि मेरी वेडिंग तो कैंसिल हो गई है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर और छोटी सी नीस से मिलने के लिए जाता है जो थोड़े टाइम पहले ही उसी एरिया में शिफ्ट हुए होते हैं। जब वो उनसे अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछता है तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि वो तो ज्यादातर टाइम बिजी ही रहता है, इसलिए वो आज उससे मिलने के लिए नहीं आ सकेगा। इस सब के बीच में हम सियोना को देखते हैं जो अब हॉस्पिटल में कोमा में होती है और जियो को उसके पास परेशान बैठा होता है।
जबकि यूनप भी छुप छुप के उसे देखने के लिए आती रहती है। वो एक बार फिर से स्कूल की रूफटॉप पे जाकर उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ उसकी मुलाकात यंगजन से होती है। यंगजन को भी उसकी तरह सियोना के साथ होने वाला ये इंसिडेंट सुसाइड नहीं लग रहा होता। वो यूनप से कहती है, तुम्हें पता है किसी ने तो ये नोटिस ही नहीं किया कि इतने टाइम से सियोना को बुली करने वाली योंग भी काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही। योंगजिन, जिसे ये लग रहा होता है कि सियोना की डेथ हो चुकी है, यूनप उसे बताती है कि सियोना अभी जिंदा है और हॉस्पिटलाइज्ड है। इस सब के बीच में जोंग को अपनी वर्क टेबल से कुछ वियर्ड ग्लासेस मिलते हैं। उस वक्त स्टाफ रूम में योजन के अलावा और कोई भी नहीं होता, इसलिए वो उसे पूछने के लिए जाता है कि ये ग्लासेस किसके हैं। योजन उसे कहती है, ये ग्लासेस स्टाफ रूम में से किसी के भी नहीं है और ना ही मैंने किसी को ये ग्लासेस वेयर किए हुए देखा है। अगर तुम्हें ये ग्लासेस मिल ही गए हैं तो क्यों ना तुम ही इन ग्लासेस को वेयर कर लो, वैसे भी तुम पे ग्लासेस बहुत सूट करते हैं। जोंग को वैसे तो उन ग्लासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक बार उन ग्लासेस को वेयर करके देखता है, जिससे उसे अपने सामने बैठे कलीग्स के सर पर रेड लाइंस शो होने लगती हैं। थोड़ी देर के लिए तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, और तभी जियोक भी वहाँ आ जाता है, जिसके सर पे इतनी सारी रेड लाइंस देखकर वो घबरा ही जाता है। जियोक ह्यूजन से उस स्टूडेंट के बारे में पूछने के लिए आया होता है जो इंसिडेंट की रात इंसिडेंट से पहले सियोना के साथ होता है, और जब वो उसे इंटेरोगेट करने के लिए जाता है तो पहले तो वो स्टूडेंट ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सियोना को जानता ही नहीं है, लेकिन जब जियोक उसे सियोना के साथ उसकी पिक्चर्स दिखाता है तो वो स्टूडेंट ये तो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उस रात सियोना के साथ था, लेकिन वो उसे कोई डेट नहीं कर रहा था। इवन वो तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो सियोना ही थी जो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी। उस रात भी वो बस उससे एज अ फ्रेंड ही मिलने के लिए गया था, लेकिन पता नहीं अचानक से सियोना को क्या हुआ कि वो पैनिक होकर हर तरफ कुछ ढूंढने लगी और फिर उसे छोड़कर वहाँ से चली गई। उस स्टूडेंट को इंटेरोगेट करने के बाद जियोक उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है जिस जगह सियोना उस स्टूडेंट के साथ पिक्चर कैप्चर करवाने गई थी। तो वो उस फुटेज में योंग को चुपके से सियोना का बैग ले जाते हुए देखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर योंग उस रात उस जगह से निकल कर गई कहाँ थी। इस सब के बीच में हम जोंग को देखते हैं जो अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ डिनर के लिए जाता है, तो देखता है कि उन दोनों के सर पे मौजूद रेड लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसे सबसे आइडिया हो जाता है कि आखिर इन रेड लाइंस का मतलब क्या है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके ब्रदर इन लॉ का काफी लोगों के साथ अफेयर रहा है। ऊपर से उसका ब्रदर इन लॉ से पूछता है कि तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी कैंसिल क्यों हुई, जिस पर जोंग उसे बताता है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी फियांसे का किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए मैंने वेडिंग सेरेमनी से पहले ही वेडिंग को कैंसिल कर दिया। जब वो डिनर के बाद अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वॉक पे जा रहा होता है तो देखता है कि उसके सर से निकलने वाली एक रेड लाइन उसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर की तरफ जा रही है। तो वो चुपके से ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर उस फ्लोर पे रहता कौन है, लेकिन उसके ब्रदर इन लॉ को लगता है कि शायद वो ड्रंक होने की वजह से गलत फ्लोर पे जा रहा है, इसलिए वो उसे रोक देता है। इस सब के बीच में जियो का चीफ उसे सियोना के केस को मजीद इन्वेस्टिगेट करने से रोक देता है और कहता है कि ये एक सीधा सीधा सुसाइड केस है, इसलिए वो इसे जल्द से जल्द क्लोज करे। जियो को उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और जोंग जो अभी भी अपने ब्रदर इन लॉ के अफेयर्स को लेकर कंफ्यूज होता है, जब दोबारा अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक पार्सल पड़ा है जो है तो 4th फ्लोर का, लेकिन गलती से उनके फ्लोर पे आ गया है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं इस पार्सल को डिलीवर कराता हूँ, और बहाने से उस अपार्टमेंट के बाहर छुप के ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पे रहता कौन है। जब वो देखता है कि उस अपार्टमेंट में एक यंग लेडी रहती है जो कॉल के थ्रू उस वक्त उसके ब्रदर इन लॉ से ही कनेक्टेड होती है, तो वो उस लेडी से रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है और अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे अपनी सिस्टर से बात करने की भी कोशिश करता है। पहले तो वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी सिस्टर उसके ब्रदर इन लॉ के साथ खुश भी है या नहीं, और जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी सिस्टर की नज़र में तो उसका ब्रदर इन लॉ एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो वो उसे अपनी केयर करने और खुद को मेंटेन रखने के लिए कहता है। इस सब के बीच में स्कूल में सेयोंगजन और योंग के अफेयर की बात भी फैल जाती है, और फिर एक अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में जोंग की डेड बॉडी भी मिलती है। जब जियोक अपनी टीम के साथ उस जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो देखता है कि सेयोंगजन की डेड बॉडी के साथ एक सुसाइड नोट भी पड़ा है, जिसमें उसने योंग के साथ अपने इस अफेयर को एक्सेप्ट करते हुए अपोलोजाइज किया है और ये भी बताया है कि वो बदनामी के डर की वजह से सुसाइड कर रहा है। लेकिन जियो को सुसाइड नोट को पढ़ के थोड़ा डाउट होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सेयोंगजन ने सुसाइड नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। उसकी डेड बॉडी की कंडीशन चीख चीख के बता रही होती है कि उसका मर्डर अभी नहीं बल्कि 3 दिन पहले हुआ है, और जिस जगह उसकी वो डेड बॉडी मिलती है वो जगह पार्किंग लॉट के बिल्कुल बीचों बीच होती है। मतलब इतने दिनों से वो डेड बॉडी वही है, लेकिन फिर भी किसी को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं हुआ। अब क्योंकि सियोजन का मर्डर भी सियोना वाले इंसिडेंट के बाद हुआ था, इसलिए जियो एक बार फिर से सियोना के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूनप के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सियोना सुसाइड नहीं कर सकती? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि अगर उसने सुसाइड नहीं करनी थी तो वो इतनी रात को स्कूल क्या करने के लिए गई थी? लेकिन यूनप तो उसके इस क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय उससे सियोना के ग्लासेस के बारे में पूछती है। जियुक जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि यूनप किस तरह के ग्लासेस की बात कर रही है, वो उसे कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर वो कौन से ग्लासेस हैं? जिस पर यूनप उसे कहती है, अगर तुम सियोना के उन ग्लासेस को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ।
दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो अपने ब्रदर इन लॉ को फॉलो करता है तो देखता है कि वो एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में उसी लेडी के साथ डिनर करने के लिए आया है और जब जोंग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसे आने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो अभी बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए उससे मिलने नहीं आ सकता। उस वक्त तो जोंग उसे बिल्कुल भी शो नहीं करता कि उसे उसके अफेयर के बारे में सब पता चल गया है, लेकिन जब वो उस लेडी के साथ रूम में होता है तो वो अचानक से रूम के बाहर आ जाता है और गुस्से से अपने ब्रदर इन लॉ से कहता है तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। उसका ब्रदर इन लॉ जो उसे स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा होता है कि अगर तुम अभी अपनी हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन जोंग उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उस लेडी को बताने के लिए जा रहा होता है कि जिस पर्सन को वो डेट कर रही है वो उसका ब्रदर इन लॉ है। उसका ब्रदर इन लॉ उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं आज ही अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ खुश रहूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो जोंग कहता है ठीक है, अगर तुमने जल्द से जल्द इस रिलेशन को खत्म ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं जोंग कंट्री छोड़ के जा रहा होता है इसलिए वो अपनी सिस्टर से फाइनल गुड बाय कहने के लिए जाता है और जब वो स्कूल से अपना सामान उठाने के लिए जाता है तो बार बार उसकी सिस्टर का ख्याल उसे परेशान कर रहा होता है। उसे अपने ब्रदर इन लॉ के हवाले करके जाना ठीक नहीं लग रहा होता। इन्हीं सोचों में गुम वो एक बार उस लेडी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है जो उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड है और जब उसे पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सिस्टर को उसके ब्रदर इन लॉ के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगा। वो फौरन से उसके घर की तरफ जाता है और बार बार उसे कॉल्स भी कर रहा होता है लेकिन वो उसकी कोई कॉल रिसीव नहीं करती और जब वो उसकी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर अपनी कार में बैठकर जानबूझ के उस लेडी की कार को बार बार हिट कर रही होती है। जोंग जब उसके पास जाता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसे उसके ब्रदर इन लॉ के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो उसे कार से बाहर निकालकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है तो उसकी सिस्टर उसे कहती है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी जोंग समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर वो उसे ऐसा क्यों कह रही है कि उसका ब्रदर इन लॉ भी वहाँ आ जाता है और आते ही सबके सामने उस लेडी को हक कर लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उस लेडी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उसके ऐसे करने पे जोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने उसे मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी सिस्टर फौरन से बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद उसे बताती है कि वो पर्सन मेरा हस्बैंड नहीं है, वो उस लेडी का हस्बैंड है और उसकी गर्लफ्रेंड मैं थी जो काफी सालों से उसके साथ इस सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी जिसे तुमने आते ही खत्म कर दिया है। वो रोते रोते जोंग से कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो जोंग जो इस सबसे अनजान था उसे भी उसकी यह हालत देखकर बहुत बुरा फील होता है। इसी बीच जियूक जो अभी भी सेयोंगजन के सुसाइड नोट को देख रहा होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि सेयोंगजन ने सुसाइड की है। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर सियोना ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो उसने भी ये स्टेप लेने से पहले कोई ना कोई लेटर तो छोड़ा ही होगा। वो फौरन से उसके रूम में जाकर वहाँ की तलाशी लेता है लेकिन वहाँ उसे किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक डायरी जरूर मिलती है जिसे लेकर वो सियोना के पास जाता है क्योंकि उस डायरी में सियोना ने कुछ वेयर टाइप के कैरेक्टर्स ड्रॉ किए होते हैं जिनमें एक वेयर टाइप की ग्लासेस का जिक्र भी होता है। जियोक यूनब से पूछता है क्या तुम इन्हीं ग्लासेस की बात कर रही थी? अब क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये ग्लासेस किस तरह की हैं और इन्हें वेयर करने पे हमें ऐसा क्या वेयर नजर आता है? तो यूनब उसे बताती है कि जो पर्सन इन ग्लासेस को वेयर करता है उसे कुछ वेयर रेड लाइंस नजर आती हैं जिन्हें एस लाइन कहते हैं। उन एस लाइंस के थ्रू हमें किसी भी पर्सन के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वो जियो को बताती है कि वो बचपन से इन वेयर रेड लाइंस को देख सकती है और वो भी इन ग्लासेस के बगैर। तो जियो के लिए उसकी इन बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए यूनो भी उसे मजीद कुछ बताए बगैर वहाँ से जाने लगती है। तो जियो को उसे रोकते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट है, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने सियोना से वो ग्लासेस लेने के लिए ही उसका मर्डर करने की कोशिश की हो। यूनब कहती है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है इस बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि काफी टाइम से सियोना बहुत से लोगों को उनके सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। क्या पता ये उन्हीं लोगों में से किसी का काम हो। तब जियोक उसे कहता है आजकल इस तरह के बहुत सारे मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो ये डाउट भी है कि इन ग्लासेस का कोई एक पेयर नहीं है बल्कि बहुत से पेयर्स हैं। और यूनब से पूछता है कि तुम बचपन से ही इन रेड लाइंस को हर तरफ देख सकती हो, तो फिर तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ स्पेंड करने में तो बहुत मुश्किल होती होगी ना। और उसके इस सवाल से यूनब सोच में पड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सियोना यूनब के सामने हॉस्पिटल बेड पे होती है और तभी यूनब नोटिस करती है कि अचानक से उसकी रेड लाइन गायब हो रही है। देखते ही देखते यूनब की आंखों के सामने सियोना की डेथ हो जाती है और अचानक से डर के जब यूनब की आंख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ उसका बैड ड्रीम था जो क्लासरूम में सोते सोते उसे आया था। क्लास के बाद यूनब के न्यू फ्रेंड्स योंगजन और जुनसेन उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो? क्लास में अचानक से तुम्हें क्या हो गया था? उन्हें यूनब की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही होती है कि वो उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपने साथ एक छोटे से ट्रिप पे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यूनब उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि उसने रिसेंटली एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की है, इसलिए वो अभी ट्रिप पे नहीं जा सकती। उसकी फ्रेंड यंगजन एक्साइटेड होकर उससे पूछती है कि तुमने ये पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कहाँ की है? तो यूनब उसे बताती है कि मैंने ये पार्ट टाइम जॉब एक होटल में स्टार्ट की है।
इस सब के बीच में हम स्कूल की एक और टीचर किम को देखते हैं, जिसके पास भी वही वियर्ड ग्लासेस होते हैं और वो भी अपने आसपास के लोगों के सर पे मौजूद वो रेड लाइंस देख सकती होती है। उसकी एक वियर्ड आदत भी होती है कि वो हमेशा अपने पास एक स्टेपलर रखती है और जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो स्टेपल करती रहती है। किम अपनी सभी कलीग्स को बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसलिए वो डेली एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल भी कर रही है। और जब वो अपने पास से म्यूजिक टीचर को गुजरते हुए देखती है तो हमें पता चलता है कि वो म्यूजिक टीचर को सीक्रेटली लाइक करती है। किम थोड़ी ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही वियर्ड होती है, क्योंकि वो डेली एक वियर्ड टाइप की ड्रेसिंग करके उसी होटल में स्टे करने के लिए जाती है जहाँ यूनप जॉब करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियोक और दोंग एक साथ बैठकर अभी भी सियोना के केस को स्टडी कर रहे होते हैं। तो दोंग के माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं, इसलिए वो जियोक से कहता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि योंग ने सियोना को रूफटॉप से धक्का दिया और फिर वहाँ से गायब हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेयोंगजुन ने उसे मारने की कोशिश की हो और फिर खुद ही सुसाइड कर ली हो। लेकिन जियोक उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेयोंगजुन की फैमिली के अकॉर्डिंग उसे हाइट फोबिया था। वो किसी को हाइट पे ले जाकर उसे धक्का नहीं दे सकता था, और फिर अगर उसने ऐसा किया ही था तो फिर उसने इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद सुसाइड अटेम्प्ट क्यों की, उसी दिन ऐसा क्यों नहीं किया। जियोक दोंग से ये सब डिस्कस करते हुए उससे उन वियर्ड ग्लासेस के बारे में बताता है, वो ग्लासेस जो इस केस में मिसिंग होती हैं और जिनके थ्रू आपको किसी के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। इतनी देर में उनका चीफ भी वहाँ आ जाता है, तो वो दोनों फौरन से अपना सारा रिसर्च वर्क छुपा देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो यहाँ खड़े होकर कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे। इसी बीच यूनप जो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे होती है, योंगजुन और जुनसेन उसकी हेल्प करने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं ताकि इसी बहाने वो तीनों एक साथ वीकेंड भी स्पेंड कर सकें। वो यूनप के साथ काउंटर पे ही बैठे होते हैं कि तभी किम वहाँ आती है, जो अपने उसी वियर्ड गेटअप में होती है और डेली की ही तरह यूनप से सेम रूम की कीज लेकर वहाँ से चली जाती है। योंगजिन जब छुप के उसकी तरफ देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने इस लेडी को पहले भी कहीं देखा है। अब आखिर किम डेली होटल आकर सेम रूम में स्टे क्यों करती है? क्योंकि उसे एक्टिंग का क्रेज होता है और वो डेली यहाँ आकर ऊंची ऊंची आवाज में अपनी एक्टिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि वो अपने एक्टिंग के करियर को लेकर पूरी तरह से साइको होती है और ऊपर से वो जिस अपार्टमेंट में रहती है वो बहुत छोटा होता है और वहाँ किसी भी तरह का साउंड करना अलाउड नहीं होता। इसलिए किम अपने इस शौक को पूरा करने के लिए डेली इसी गेटअप में होटल रूम में जाती है। जब योंगजिन उसे होटल से वापस आते हुए देखती है तो थोड़ा नोटिस करने पे वो उसे पहचान जाती है और यूनप और जुनसेन को बताती है कि ये वही मैम है जो ग्लासेस लगाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होती हैं। लेकिन आखिर किम इस तरह के गेटअप में यहाँ क्यों आती है ये तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता। इस सब के बीच में जियोक यूनप के फादर के मर्डर केस को स्टडी कर रहा होता है, तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में यूनप सच कह रही है, क्योंकि उस केस में भी उन वियर्ड मिस्टीरियस रेड लाइंस का जिक्र होता है। जब यूनप सियोना को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है तो वो उससे उसकी एस लाइन के बारे में भी पूछता है। यूनप उसे ये कहकर टाल देती है कि मैं किसी की प्राइवेट लाइफ किसी से शेयर नहीं करती, जिससे जियो को ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि वाकई में सियोना के सर पे कोई एस लाइन मौजूद थी। तो यूनप को भी उसे बताना ही पड़ता है कि सियोना के सर पे एक रेड लाइन मौजूद थी, जो ना तो उस लड़के के साथ कनेक्टेड थी जिसके साथ रिसेंटली उसका अफेयर चल रहा था और ना ही क्लास में मौजूद किसी भी और लड़के के साथ कनेक्टेड थी। इस तरह उन दोनों के माइंड में एक और डाउट क्रिएट होता है कि शायद जिस पर्सन के साथ सियोना की रेड लाइन कनेक्ट है उसी ने उसका मर्डर करने की कोशिश की है। जब यूनप घर जाती है तो उसे न्यूज के थ्रू एक और मर्डर केस के बारे में पता चलता है। पुलिस उस केस में मर्डर को फौरन से पकड़ लेती है, लेकिन पकड़े जाने पे मर्डर और भी ज्यादा रिलैक्स होता है। तो यूनप को उसे देखकर आइडिया हो जाता है कि जो ग्लासेस उसने वेयर की हुई हैं वो वही वियर्ड ग्लासेस हैं जिनके थ्रू वो भी रेड लाइंस को देख पा रहा है। इस सब से उसे आइडिया होता है कि उस रात जियोक ठीक कह रहा था। इस तरह के ग्लासेस का सिर्फ एक पेयर नहीं है बल्कि कई पेयर हैं और ये सोचकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन हम देखते हैं किम जब स्कूल आती है और देखती है कि म्यूजिक टीचर स्टाफ रूम में अकेला बैठा है, तो वो हिम्मत करके उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर म्यूजिक टीचर भी उसके काम की थोड़ी सी तारीफ कर देता है और उस तारीफ से किम इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसे ऐसे लग रहा होता है कि जल्दी उन दोनों की रेड लाइंस पे एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली हैं। स्कूल के बाद जब यूनप घर जा रही होती है तो जुनसेन उसे बताता है कि आज योंगजिन उनके साथ नहीं आने वाली, क्योंकि वो पहले ही घर जा चुकी है। जब उसे यूनप के थ्रू पता चलता है कि आज उसने पार्ट टाइम जॉब पे नहीं जाना, तो वो उसे अपने साथ लेकर स्विमिंग पूल पे जाता है, जहाँ वो अक्सर स्विमिंग के लिए जाता रहता है। जब वो यूनप से पूछता है कि तुम्हें स्विमिंग आती है या नहीं, तो यूनप कहती है नहीं, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से उसे क्या सोचता है कि वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। जोंगसेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी जब वो देखता है कि यूनप काफी टाइम से स्विमिंग पूल से बाहर आ ही नहीं रही, तो वो फौरन से उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है और उसे बाहर लेकर आता है। जब वो देखता है कि कपड़े गीले होने की वजह से यूनप को सर्दी लग रही है, तो वो उसे अपनी जैकेट से कवर भी करता है और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर रामेन खाते खाते बातें करने लगते हैं। यूनप जुनसेन के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है कि वो उसे ये भी बता देती है कि बचपन से ही उसे वो वियर्ड रेड लाइंस नजर आती हैं।
और जोनसन उल्टा उसकी इस बात का मजाक उड़ाने के बजाय उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरे सर पे भी इस वक्त कोई रेड लाइन नजर आ रही है? तब यूनप उससे कहती है, नहीं, तुम्हारे सर पे कोई रेड लाइन नहीं है, योंगजिन के सर पे भी कोई रेड लाइन नहीं है और ना ही मेरे सर पे कोई रेड लाइन है। वो जुनसेन से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट है? तो जुनसेन उसे कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट है। इवन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये एबिलिटी तुम्हें दूसरों से रेयर बनाती है। यूनप उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है और सारी रात बस उसी के बारे में ही सोचती रहती है। इसी बीच हम पुलिस स्टेशन में जियो को देखते हैं, जो अभी भी सियोना के केस पे काम कर रहा होता है। तो दोंग क्यूरियस होकर उससे कहता है, तुम हर टाइम पुलिस स्टेशन में ही होते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जियो को से कहता है, नहीं, फिलहाल तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, एक लड़की ऐसी जरूर है जिसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी मुझे बहुत ज्यादा है। और ये सब कहते हुए वो योजन के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं किम एक बार फिर से डेली की तरह रेडी होकर उसी होटल के सेम रूम में जाकर स्टे करती है। यूनप जो उस वक्त रूम्स की क्लीनिंग करने में लगी हुई होती है, वो किम के रूम से आने वाली उन वियर्ड आवाजों को भी सुनती है जो उसकी एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए रूम से बाहर आती हैं। एक्चुअली किम को पहली बार उसके ये ग्लासेस इसी रूम में ही मिले थे, इसीलिए वो हमेशा इसी रूम में ही स्टे करने के लिए आती है, क्योंकि उन ग्लासेस को वेयर करने पे उसकी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल गई। जब उसे लोगों के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप के बारे में पता चलने लगता है, तो वो उस रूम की एक वॉल पे मौजूद होल के थ्रू लोगों पे नजर रखने लगती है। आज भी वो डेली की ही तरह अपना यही काम करने के लिए आई होती है। तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके साथ वाले रूम में तो वही म्यूजिक टीचर है जिसे वो लाइक करती है। शॉक्ड तो वो तब होती है जब वो ये देखती है कि वो म्यूजिक टीचर एक फेमस एक्ट्रेस के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है और उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि जिस पर्सन को वो लाइक करती है वो किसी और का हो कैसे सकता है। इसी गुस्से में वो अपनी वेग उतारकर नॉर्मल गेटअप में आ जाती है और यूनप के पास जाकर उसे अपने रूम के स्टे को इंक्रीज करने के लिए कहती है। तो यूनप उसे फौरन से पहचान जाती है। अगले दिन जब वो एक्ट्रेस म्यूजिक टीचर से मिलने के लिए आती है, तो वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे अपने रूम में लॉक करके उसी के गेटअप में म्यूजिक टीचर से मिलने के लिए जाती है। लेकिन म्यूजिक टीचर जो उसे वहाँ देखकर उसे पहचान जाता है, उसे कहता है, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? तब किम फाइनली उसे बता देती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन उस म्यूजिक टीचर को तो उसकी फीलिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगता है। तो किम ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और उसे रोकने के लिए अपना स्टेपलर उसके सर पे देकर मारती है। देखते ही देखते म्यूजिक टीचर की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। किम जो पहले ही उसे बेहोश करने के लिए उसके पानी में स्लीपिंग पिल्स मिला चुकी होती है, वो इस सब से बहुत खुश होती है, क्योंकि फाइनली अब वो म्यूजिक टीचर के साथ जितना चाहे टाइम स्पेंड कर सकती है। लेकिन जब वो देखती है कि स्टेपलर लगने की वजह से म्यूजिक टीचर का सर फट गया है और उसके सर से बहुत सा खून निकल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी इस गलती पे पछताते हुए जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि जिस पर्सन को वो हासिल करना चाहती थी वो तो उसकी आंखों के सामने मर रहा होता है। वो खुद को अपनी इस गलती की सजा देने के लिए बाथ टब में बैठकर उसी स्टेपलर से अपनी बॉडी पे कट्स लगाने लगती है। इस सब के बीच में यूनप जो रूम्स की क्लीनिंग कर रही होती है, उसे किम के रूम के बाहर वो एक्ट्रेस बंधी हुई मिलती है, जो उसे बताती है कि कैसे किम उसे बांधकर उसकी जगह उसके रूम में चली गई है। जब यूनप उसे देखने के लिए रूम के अंदर जाती है, तो उसे वहाँ म्यूजिक टीचर और किम दोनों की ही डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब जियोक अपनी टीम के साथ इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, तो देखता है कि किम की डेड बॉडी के पास तो ऐसे कोई भी ग्लासेस नहीं है जिनके बारे में यूनप उसे बता रही थी, जिस पर वो एक बार फिर से यूनप से किम से रिलेटेड इंटेरोगेशन करने के लिए जाता है। यूनप उसे बताती है कि किम के सर पे एक रेड लाइन मौजूद थी, लेकिन वो म्यूजिक टीचर से कनेक्ट नहीं थी। फिर भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि जब किम म्यूजिक टीचर के साथ किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर उसने उसका मर्डर क्यों किया। जियोक यूनप से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि जो ग्लासेस किम ने वेयर की हुई थी वो वही ग्लासेस थी जो एस लाइन शो करती हैं? यूनप कहती है, हाँ, क्योंकि जब किम ने वो ग्लासेस वेयर किए हुए थे तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसे वो स्कूल में होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से अलग है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इन ग्लासेस को वेयर करने वाले के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसे लगता है कि वो रेयर है और इस दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है, इसीलिए तो मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि ये ग्लासेस बहुत डेंजरस हैं। जियोक जो उसकी इन बातों से सोच में पड़ जाता है, जब वो सियोना को देखने हॉस्पिटल जाता है तो उसे उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो रात को एक बार फिर से उसी होटल रूम में आता है जहाँ उन्हें किम की डेड बॉडी मिली थी। वो उस बाथटब में उन ग्लासेस को ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे वो ग्लासेस मिल ही जाती हैं, जिसे वेयर करने पे उसे अपने सर पे मौजूद मल्टीपल रेड लाइंस शो होती हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं, जब सियोना पैदा होती है तो जियो खुद भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और अभी उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया होता है कि सियोना के पेरेंट्स उसे सियोना के साथ अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। जियोक जो खुद भी उस वक्त टीनेजर होता है, वो सियोना पे ध्यान देने के बजाय ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों में स्पेंड करने लगता है, जिससे सियोना और उसके बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। उस वक्त सियोना को देखकर जियोक के दिमाग में बस एक ही बात आती थी कि पता नहीं मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा, और प्रेजेंट में उसी सियोना की जान बचाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था।
ग्लासेस मिलने के बाद जियो की लाइफ भी उसके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाती है, क्योंकि उससे अपने आसपास मौजूद लोगों के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट को जबरदस्ती सियोना के पास हॉस्पिटल लेकर आता है, जो इंसिडेंट से पहले सियोना के साथ था, ताकि वो उन दोनों की एस लाइन्स को देखकर ये पता लगा सके कि वो दोनों किसी भी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे या नहीं। और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि आखिर वो पर्सन कौन है जो सियोना के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था। वो स्टूडेंट से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि सियोना का बॉयफ्रेंड कौन था? तो वो उसे कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि सियोना का बॉयफ्रेंड कौन था, हाँ लेकिन एक इंसान ऐसा जरूर था जिससे सियोना बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि वो उस डेविल को जान से मार देगी। और वो इंसान कौन था ये पता लगाना मेरा नहीं बल्कि आपका काम है। दूसरी तरफ हम यूनुप को देखते हैं, जो जुनसेओन से इतनी ज्यादा क्लोज हो जाती है कि उसके साथ चैटिंग करना भी स्टार्ट कर देती है। और जब जुनसेओन को पता चलता है कि यूनुप की बर्थडे 1 नवंबर को है, तो वो उसके लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए कहता है। यूनुप जो उसे थोड़ा मना करने के बाद इस पार्टी के लिए एग्री हो जाती है। देखती है कि वही अननोन पर्सन एक बार फिर से उसे मैसेज करता है और उसे हाई स्कूल में 1 नवंबर को एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए बुलाता है, जो यूनुप को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनुप की एक क्लास फेलो जीना, जो एक आइडल ट्रेनी रह चुकी है, वो अपनी एक फेलो ट्रेनी के अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाती है, ये कहकर कि वो थोड़ा टाइम पहले उस पर्सन के घर उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसे अपनी कंडीशन देखकर ऐसा लगा जैसे उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा किया किसने, क्योंकि जब उसे होश आया तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। और वो पर्सन जिसके साथ बैठ के वो ड्रिंक कर रही थी, उसने भी काफी टाइम पहले उसे मैसेज करके कहा था कि वो कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए घर से बाहर जा रहा है। जब लेडी ऑफिसर जो उसे इंटेरोगेट कर रही होती है, वो उससे पूछती है क्या उसका आज से पहले किसी भी और पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप रहा है, तो जीना उसे कहती है नहीं, मेरा आज से पहले किसी भी पर्सन के साथ कोई अफेयर नहीं था। लेकिन जियोक, जिसे उस वक्त उसके सर पे 4 रेड लाइंस नजर आ रही होती हैं, उसे उसकी इस बात से आइडिया हो जाता है कि वो झूठ बोल रही है। अगले दिन जियोक तोंग के साथ उस स्टूडेंट से मिलने के लिए जाता है जिस स्टूडेंट के अगेंस्ट जीना कंप्लेन करने के लिए आई होती है। और जब उसकी मुलाकात योजन से होती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके सर पे एक भी रेड लाइन मौजूद नहीं है। बातों बातों में जब योजन नोटिस करती है कि जियोक ने ग्लासेस वेयर किए हुए हैं, तो वो एक्साइटेड होकर उसे कहती है कि तुम पे ये ग्लासेस बहुत सूट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब वो स्टूडेंट को इंटेरोगेट करने के लिए जाता है जिसके अगेंस्ट जीना ने कंप्लेन की थी, तो वो ये तो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने जीना के साथ बैठ के ड्रिंक की थी, लेकिन जो इल्जाम जीना उस पर लगा रही होती है वो उसमें से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो उसे इंटेरोगेट करके वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर यूनुप पे पड़ती है और यूनुप को उसे देखते आइडिया हो जाता है कि उसे वो ग्लासेस मिल चुके हैं। वो गुस्से से उसे कहती है ये ग्लासेस मुझे दे दो, तो जियोक उसे कहता है मैं तुम्हें ये ग्लासेस नहीं दे सकता क्योंकि ये ग्लासेस एक मर्डर केस में एविडेंस हैं। यूनुप गुस्से से उसे कहती है अगर ये एविडेंस है तो तुम इन्हें लगा के क्यों फिर रहे हो, तो जियोक उसे कहता है क्योंकि मैंने जब से इन ग्लासेस को वेयर किया है मेरे लिए पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई है। मुझे अब रियलाइज हुआ है कि तुम उस दिन सच कह रही थी, तुम कितनी लकी हो ना कि तुम इन लाइंस को बगैर ग्लासेस के देख सकती हो। लेकिन यूनुप उससे वो ग्लासेस लेते हुए कहती है बस अब बहुत हो गया, इन ग्लासेस को फेंक दो। क्या तुमने देखा नहीं है कि इन ग्लासेस की वजह से सियोना के साथ क्या हुआ? ये ग्लासेस बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, ये जिस किसी के साथ भी कनेक्टेड होती हैं उसके साथ बहुत बुरा होता है। अब तुमने इन ग्लासेस को वेयर किया है तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो गुस्से से जियो को ये सब कह रही होती है और योजन जो उसकी आवाज सुनकर वहाँ आती है वो उसे कहती है कि सब ठीक तो है। यूनुप उसे ग्रेट करके वहाँ से चली जाती है, तो जियोक योजन को बताता है कि वो मेरी नेबर थी इसलिए बस मुझसे कुछ बात कर रही थी। जियोक जो वैसे योजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, जब उसे अकेले देखता है तो उसे अपने साथ डिनर के लिए पूछ लेता है। योजन उसके साथ डिनर के लिए एग्री तो हो जाती है, लेकिन जब जियोक जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ज्यादा सस्पिशियसली स्माइल करते हुए देख रही होती है, क्योंकि वो भी विदाउट ग्लासेस उसके सर पे मौजूद सभी रेड लाइंस देख सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जियोक जीना के केस पे काम करते हुए उसकी ऑर्गेनाइजेशन से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि जीना इस तरह की लड़की है ही नहीं कि वो किसी पे गलत इल्जाम लगाए। तो फिर दोंग और जियोक इस केस की सच्चाई को जानने के लिए जीना और उस स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक साथ इंटेरोगेट करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जब उन दोनों को इस इंटेरोगेशन के थ्रू कोई खास क्लू नहीं मिलता, तो जियोक अपने ग्लासेस के थ्रू ये देखने की कोशिश करता है कि उन दोनों की एस लाइंस एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं। और जो बात उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजफुल होती है वो ये कि जीना जिस पर्सन पे इल्जाम लगा रही है कि उसने उसका रेप किया है, उसके साथ तो उसकी एस लाइन कनेक्ट ही नहीं हो रही है, इसलिए उसे लगता है कि जीना झूठ बोल रही है। और वो दोंग से भी कहता है कि वो इस केस को इसी बेसिस पे बंद कर दे। जब वो घर आता है तो उसका सामना यूनुप से होता है, जो वहाँ उसी का ही वेट कर रही होती है, क्योंकि वो एक बार वो ग्लासेस वेयर करके देखना चाहती होती है कि आखिर वो ग्लासेस काम कैसे करती हैं। तब यूनुप उसे उसकी मॉम के साथ उसकी पिक्चर देते हुए कहता है मैंने तुम्हारे डैड के मर्डर केस को स्टडी किया था जिनमें इन्हीं रेड लाइंस का जिक्र था। वो उसे कहता है तुम्हारे डैड के मर्डर में तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
इसलिए तुम ये सोचना छोड़ क्यों नहीं देती कि वो मर्डर तुम्हारी वजह से हुआ था। यूनप जो अपनी मॉम की पिक्चर देखकर अपसेट हो जाती है, जियोको से पूछता है क्या तुम अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हो। यूनप कहती है पता नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो शायद वो मुझसे मिलने जरूर आती। तब जियोको से कहता है तुमने कहा था कि ये ग्लासेस डेंजरस हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम इन ग्लासेस के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपनी नेबर की जान बचा के की है। वो उससे जीना के केस को डिस्कस करते हुए इस केस में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि जीना कह रही है उसका आज से पहले किसी के भी साथ कोई अफेयर नहीं रहा, लेकिन मैंने तो उसके सर पे 4 रेड लाइंस देखी हैं। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है ना। यूनप कहती है नहीं, अगर जीना कह रही है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी 1 वीक पहले जब मैंने उसे क्लास में देखा था तो उसके सर पे एक रेड लाइन भी नहीं थी। ये सब जानकर जियोक फौरन से डोंग को कॉल करके कहता है कि वो अभी जीना के केस को क्लोज ना करे, और उसी वक्त उसके साथ उस स्टूडेंट के घर उसे इंटेरोगेट करने के लिए जाता है। वो उसके घर में उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन देखता है कि उसका घर जरूरत से कुछ ज्यादा ही नीट एंड क्लीन है। इस सब के बीच में हम यूनप को देखते हैं जो एक बार फिर से उसी होटल में जाती है जहाँ वो जॉब करती थी, और जब वो होटल में जा रही होती है तो कोई छुप के उस पर नजर रख रहा होता है। एक्चुअली जियोक ने सियोना को बताया था कि उसे वो ग्लासेस उसी बाथटब में से मिले थे जहाँ टीचर किम की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन यूनप जो ये बात अच्छे से जानती थी कि जियोक को वो ग्लासेस मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कोई है जो ये चाहता था कि वो ग्लासेस जियोक तक पहुँचे। लेकिन वो पर्सन कौन है, वो अपने इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए एक बार फिर से उसी रूम में जाती है, और तभी उसका सामना जुनसेओन से होता है जो उसे उस होटल की तरफ आते हुए दिखता है, तो उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। और तब उन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि उनका ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। अगले दिन हम देखते हैं जियोक एक बार फिर से उस स्टूडेंट को इंटेरोगेट करने के लिए बुलाता है और बातों बातों में उससे वो सारी डिटेल्स निकलवा देता है कि एक्चुअली उस रात उसके अपार्टमेंट में जीना के साथ हुआ क्या था। वो स्टूडेंट उसे बताता है कि उस रात हम दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन जीना ने शायद उस रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और अभी भी उसे और ड्रिंक करना था, लेकिन घर में वाइन खत्म हो गई थी, इसलिए मैं वाइन लेने के लिए घर से बाहर चला गया था। वो जियोक से कहता है अगर आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू चेक कर सकते हैं, और जब जियोक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्टूडेंट तो सच बोल रहा है। तभी अचानक से जियोक की नजर सीसीटीवी फुटेज में मौजूद 4 लड़कों की तरफ जाती है जो स्टूडेंट के घर से बाहर जाने के बाद उसी तरफ से गुजरते हैं, और जब जियोक उन 4 लड़कों को अपने ग्लासेस के थ्रू थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि ये वही 4 लड़के हैं जिन्होंने उस रात उस स्टूडेंट के घर से बाहर जाने के बाद जीना का रेप किया। अगले दिन यूनप जब स्कूल जाती है तो वो भी जीना की रेड लाइंस को उन्हीं 4 स्टूडेंट की रेड लाइंस के साथ कनेक्ट होते हुए देखती है, और फौरन से ये सब जियोक को बताने के लिए उसे कॉल करने लगती है, जो उस वक्त खुद उसे यही सब कुछ बताने के लिए वहाँ आया होता है। जब जियोक को कंफर्म हो जाता है कि इस केस में यही 4 लड़के इन्वॉल्व थे, तो वो फौरन से उन 4 को इंटेरोगेशन के लिए बुलाता है, लेकिन उन 4 में से तो कोई भी इस केस के चार्जेस एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं होता। तो जियोक नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट जिसके सर पे सिर्फ एक ही रेड लाइन होती है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और बार बार घर जाने के लिए कह रहा है। इसलिए वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, और जानबूझ के उसे घर ले जाने के बजाय उसी अपार्टमेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है जहां उस रात ये इंसिडेंट हुआ। वो स्टूडेंट ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि शायद वो पकड़ा गया है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग और जियोक उसे फौरन पकड़ लेते हैं, जिस पर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जीना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन 4 ने किया है। लेकिन साथ में वो 4 ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उसी स्टूडेंट के कहने पे किया जिस स्टूडेंट के अपार्टमेंट में उस वक्त जीना थी। उसने उस रात जानबूझ के जीना की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, और जब वो बेहोश हो गई तो उसने उन 4 को मैसेज करके वहाँ बुला लिया। सब कुछ जानने के बाद जियोक बेहोशी की दवाई की एक खाली बोतल उस स्टूडेंट के सामने लेकर जाता है और उससे कहता है हमें ये मेडिसिन तुम्हारे घर से मिली है जो उस रात तुमने जीना की ड्रिंक में मिलाई थी। वो स्टूडेंट ये देखकर पैनिक हो जाता है और फौरन से उसके मुंह से निकलता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो इसे जलाकर डिस्कार्ड कर दिया था। और इस तरह वो अपने ही जाल में खुद ही फंस जाता है। फिर भी ढीठ बन के जियोक से कहता है तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस तो है नहीं, तो फिर तुम ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये सब मैंने किया है। जियोक उसे कहता है मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट ऑलरेडी 4 विटनेस हैं। इस तरह जियोक इन ग्लासेस की मदद से इस केस को सॉल्व कर लेता है और यूनप से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना ये ग्लासेस उतने भी डेंजरस नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तो यूनप उसे कहती है अभी तुमने ये ग्लासेस वेयर किए हुए हैं ना, इसलिए तुम्हें सही और गलत के फर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं हो पाएगा। वो यूनप के साथ घर की तरफ ही जा रहा होता है, तभी उसे एक बार फिर से हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके डैड मिसिंग है। इसलिए वो यूनप को वहीं बस स्टॉप पे ही छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। यूनप जो बस स्टॉप पे अकेली होती है वो जुनसेओन को कॉल करके वहीं बुला लेती है। इसी बीच जियोक जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे नर्सेस के थ्रू पता चलता है कि उसके डैड का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा, और जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि उसमें एक लेडी उसके डैड को हॉस्पिटल से बाहर की तरफ लेकर जा रही है। और जाते जाते जब वो लेडी कैमरा की तरफ देखती है तो जियोक ये देखकर शॉक्ड होता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि योजन है।
तभी योजन के नंबर से उसके सेलफोन पे सियोना की एक पिक्चर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन से हॉस्पिटल की तरफ भागता है, ये देखने के लिए कि सियोना ठीक है या नहीं। वहाँ पहुंचकर जब वो देखता है कि सियोना बिल्कुल ठीक है तो वो रिलैक्स्ड हो जाता है। लेकिन अगले ही लम्हे वो नोटिस करता है कि जिस पर्सन के साथ सियोना की रेड लाइन कनेक्ट हो रही है वो पर्सन भी उस वक्त वहीं आसपास ही मौजूद है। तो वो फौरन से अपनी गन निकालकर ये देखने के लिए जाता है कि आखिर वो पर्सन है कौन। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सियोना की रेड लाइन जिस पर्सन के साथ कनेक्ट है वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का डैड है, क्योंकि उसने बचपन में सियोना को हैरास किया था। उसे ये देखकर अपने डैड पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन्हें जान से ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद पे कंट्रोल करते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश करता है। और जब वो कुछ भी नहीं कर पाता तो चिल्ला चिल्ला कर बेबस होकर रोने लगता है, क्योंकि हो ना हो सियोना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें काफी हद तक उसकी लापरवाही का भी हाथ था। दूसरी तरफ हम यूनप को देखते हैं जो पूरी तरह से खून में लिपटी अकेली बैठी रो रही होती है और फिर जियो को कॉल करके कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। यहाँ हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब बस स्टॉप पे यूनप ने जुनसेन को कॉल करके बुलाया था तो जुनसेन भी फौरन से खुशी खुशी उससे मिलने के लिए आ गया, क्योंकि उस रात यूनप की बर्थडे होती है और वो ये सारा टाइम यूनप के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता होता है। वो दोनों इतने टाइम से साथ तो होते हैं लेकिन अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं की होती, इसलिए यूनप आगे बढ़ के जुनसेन को बताती है कि वो उसे लाइक करती है और अपनी बाकी की जिंदगी बस उसी के साथ स्पेंड करना चाहती है। तो फाइनली वो दोनों भी एक हो जाते हैं, जिस पर यूनप बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अपने मॉम डैड के बाद जुनसेन उसकी लाइफ में वो पहला इंसान था जिससे वो इतना ज्यादा क्लोज हुई थी। वो जुनसेन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो भी अब इस रेड लाइन वर्ल्ड का हिस्सा बन चुकी थी और जुनसेन उनकी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए केक लेने के लिए जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस आ रहा होता है तो एक शॉप का साइन बोर्ड उसके ऊपर गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। जब यूनप की आंखों के सामने जुनसेन की डेड बॉडी खून में लिपटी पड़ी होती है तो उसकी ये हालत देखकर वो बहुत रोती है, क्योंकि वो हमेशा से यही सोचती आई थी कि उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी की वजह से हुआ है और वो एक कर्स्ड चाइल्ड है। लेकिन अब जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी थी और नए दोस्त और रिलेशंस बनाने लगी थी तो एक बार फिर से उसके साथ वही सब कुछ हुआ, इसलिए उसे लगने लगता है कि वो वाकई में एक कर्स्ड चाइल्ड है। जो कोई भी उसके साथ कनेक्ट होता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो यही सब सोचकर अकेली बैठी बहुत ज्यादा रो रही होती है और तभी उसके सेलफोन पे उसी अननोन नंबर से एक वीडियो आती है जिसमें उस अननोन पर्सन ने योंगजिन को किडनैप किया होता है और साथ में उसके लिए एक वार्निंग भी भेजी होती है कि अगर वो अभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हाई स्कूल ना पहुंची तो योंगजिन के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वो होगी। यूनप ये देखकर इतनी ज्यादा बेबस हो जाती है कि हेल्प के लिए जियो को कॉल कर देती है और जियो जो खुद भी अपने डैड की सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा सदमे में होता है वो उसे कहता है तुम्हें पता था ना कि सियोना की एस लाइन किससे कनेक्टेड है। यूनप कहती है नहीं, मैं ये नहीं जानती थी और अगर जानती होती तो तुम्हें पहले ही बता चुकी होती। ये सुनकर तो जियो और भी ज्यादा बेबस फील करने लगता है, क्योंकि अब वो चाह कर भी सियोना के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तब यूनप उससे बताती है कि पिछले कई सालों से हर साल मेरी बर्थडे पे कोई मुझे अननोन बर्थडे कार्ड सेंड करता था। स्टार्ट में तो मुझे लगा कि शायद मेरी मॉम ऐसा करती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगने लगा कि वो कार्ड्स मेरी मॉम नहीं भेजती बल्कि कोई और पर्सन भेजता है जिसे मेरी बर्थडे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे उसने मुझे किसी दिन बहुत ही बड़ा काम लेना है और मुझे लग रहा है कि शायद आज वही दिन है जिसका वो पर्सन इतने दिनों से वेट कर रहा था। वो जियो को वो मैसेजेस दिखाती है जो उस अननोन पर्सन ने उसे सेंड किए थे और बताती है कि मैं नहीं जानती कि ये पर्सन कौन है, लेकिन इसने मुझे अभी इसी वक्त हाई स्कूल बुलाया है। वो मैसेज देखकर जियो को आइडिया हो जाता है कि इस सब के पीछे भी योजन का ही हाथ है, इसलिए वो यूनप को भी सब के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे तो ये भी लगता है कि योजन ही वो पर्सन है जिसने मुझे और सियोना को ये ग्लासेस दिए हैं। इवन वो रास्ते में यूनप को ये भी बताता है कि मैंने योजन की आईडी और उसकी लोकेशन के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश की है तो मुझे पता चला है कि योजन नाम की तो कोई लेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो दोनों हाई स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे के पूरे हाई स्कूल की लाइट्स ऑफ हैं सिवाय एक क्लासरूम के। तो यूनप ये देखकर फौरन से योंगजिन को बचाने के लिए उस क्लासरूम की तरफ भागती है। जियुक जो उस वक्त उसके पीछे पीछे होता है वो भी उसके पीछे पीछे उसी क्लासरूम की तरफ जाता है और यूनप को क्लास के अंदर जाता हुआ देखकर वो भी उसी क्लास के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पे तो यूनप है ही नहीं, जबकि अभी एक सेकंड पहले वो उसकी आंखों के सामने इसी क्लासरूम के अंदर आई है। दूसरी तरफ यूनप जो वाकई में उसी क्लास के अंदर होती है वो सबसे पहले तो वहाँ बंदी योंगजिन को खोलती है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे वाकई में योजन का हाथ है। योंगजिन जब उसके खून से भरे कपड़े देखती है तो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो यूनप उससे कहती है अभी हमारे पास इस सब का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है और बताती है कि वो अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर आई है। लेकिन जब वो योंगजिन को लेकर क्लास से बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे तो जियुक है ही नहीं। जियुक जो उस वक्त उसी जगह खड़ा यूनप को ही ढूंढ रहा होता है, यूनप उसे आवाज देती है और उसे वो आवाज सुनाई भी देती है,
लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो तीनों होते तो सेम ही जगह पे हैं, लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस में होते हैं। जियोक यूनप को ढूंढने के लिए रूफटॉप की तरफ जाने लगता है, जबकि यूनप यंगजिन को लेकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों स्टेयर्स उतरकर नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो वापस उसी फ्लोर पे पहुंच गए हैं जहाँ से वो निकले थे। इस तरह वो दोनों एक लूप में फंस जाते हैं तब तक जब तक उन्हें रूफटॉप से एक डोर ओपन करने की आवाज नहीं आती। जियोक जो रूफटॉप का डोर ओपन करके रूफटॉप पे पहुंचता है तो देखता है कि वो तो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, जहां उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और वियर्ड सी ड्रेसिंग किए हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने उसी की तरह के ग्लासेस पहने हुए हैं। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके माइंड कंट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्लासेस उन लोगों ने वेयर किए हुए होते हैं वो ग्लासेस यूजिन ने ही उन्हें दिए होते हैं, ये कहकर के इन ग्लासेस के थ्रू वो अपनी लाइफ बदल सकते हैं, इस दुनिया से ऐसे लोगों को खत्म करके जो इस दुनिया की बुराई में इजाफा करके इस दुनिया को बुरा बनाते हैं। वो उन्हें वो ग्लासेस देते हुए कहती है, ये ग्लासेस तुम्हें इस दुनिया की बुराई दिखाएंगे, जिन्हें तुम अगर खत्म कर दोगी तो खुद को भी उस बुराई से पाक कर लोगी। और इस तरह वो लोग यूजिन की बातों में आके हर उस पर्सन का मर्डर कर देते हैं जिसके साथ उनकी रेड लाइन कनेक्ट हो रही होती है। और ये सब करते हुए वो इतने ज्यादा साइको हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाता है। ऐसी एक लेडी सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड का सेक्रीफाइस देते हुए कहती है कि एक बार इस दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाए फिर हम दोबारा पैदा होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारेंगे। दूसरी तरफ हम यूनप को देखते हैं जो यंगजिन को लेकर जब रूफटॉप पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और ऊपर से अचानक से यंगजिन भी बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लग जाती है। जब यूनप उसे बताने की कोशिश करती है कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट है और इन रेड लाइंस को देख सकती है तो उसे आइडिया होता है कि यंगजिन ने तो ऑलरेडी वो ग्लासेस लगाए हुए हैं। जब वो उसे वो ग्लासेस उतारने के लिए कहती है तो यंगजिन नहीं मानती और उसे कहती है कि ये ग्लासेस तो बहुत ज्यादा कूल हैं और तुम्हें पता है मुझे क्लास टीचर ने बताया था ये ग्लासेस हमारे सामने किसी पर्सन के सीक्रेट सोशल रिलेशनशिप को रिवील करते हैं और जो लोग इन ग्लासेस के थ्रू ऑलरेडी एक बार डेड हो चुके होते हैं वो दोबारा पैदा होते हैं और उन्हें बचपन से ही वो रेड लाइंस बगैर ग्लासेस के नजर आती हैं। यूनप ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बचपन से ही उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये रेड लाइन सिर्फ उसे ही नजर क्यों आती हैं। इस सब के बीच में हम दूसरी दुनिया में इस सारे प्रोसेस की मास्टरमाइंड यूजिन को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे इस दुनिया में मौजूद सारी की सारी रेड लाइंस अल्टीमेटली उसी से कनेक्ट हो रही हैं। उसने अपनी उस दुनिया में जियो के डैड को भी सेक्रीफाइस के लिए रखा हुआ होता है और जब जियो को ने उससे छुड़वाने के लिए जाता है तो वो एक नाइफ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे कहती है, अब तो तुम अपने डैड की सच्चाई जान गए हो तो क्यों ना तुम इन्हें अपने हाथों से ही खत्म कर दो। वैसे भी तुम तो सियोना को बचाना चाहते हो ना, तो उसके लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। जियो को उसकी बातों में आते हुए उसके हाथ से वो नाइफ ले तो लेता है लेकिन अपने डैड को मारने के बजाय उल्टा उसी पे अटैक कर देता है। तो यूजिन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे खुद से दूर धकेल देती है और उसकी आंखों के सामने उसके डैड को मारने के बाद उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जियो जब अपनी गन निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसकी शूट की हुई कोई भी बुलेट तो यूजिन को लग ही नहीं रही। यूजिन स्माइल करते हुए उसे कहती है, एक आम इंसान मुझे मार नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ हम यंगजिन को देखते हैं, वो ग्लासेस उसके दिमाग को इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो यूनप पे अटैक कर देती है। यूनप जो खुद को उसे बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, जब उसके ग्लासेस उतार कर तोड़ देती है तो देखती है कि वो ग्लासेस टूटने के बाद तो यंगजिन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। इवन उसे तो ये भी नहीं पता कि वो इस जगह पे आई कैसे है और उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी यूनप नोटिस करती है कि जो कट उसके फेस पे उन दोनों की हाथापाई से लगा था उसमें से ब्लड निकल के आसमान की तरफ फ्लोट करने लग रहा है और उस ब्लड को देखते देखते वो भी उसी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ इस वक्त जियो मौजूद था। यूनप को वहाँ देखकर यूजिन जियो को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि उसने अब तक जो कुछ भी किया वो इसी दिन के इंतजार में क्या होता है। वो यूनप को सेक्रीफाइस करके उसके ब्लड के थ्रू एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती होती है जिसमें सब इंसान बगैर किसी ग्लासेस के एक दूसरे के सर पे मौजूद रेड लाइंस को देख सकें। और क्योंकि यूनप बचपन से ही उन रेड लाइंस को देख सकती है इसलिए सिर्फ उसी के ही सेक्रीफाइस से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग यूनप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यूजिन यूनप को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़ के उस पर अटैक कर देती है। लेकिन अचानक से यूनप की मॉम जो उस वक्त उन्हीं लोगों में मौजूद होती हैं वो आगे आकर उसे बचा लेती हैं। वो यूनप से इतने सालों से दूर रहने के लिए अपोलोजाइज करती हैं और उससे कहती हैं, मैं भी उन्हीं लोगों में मौजूद थी जिसे वो वियर्ड ग्लासेस मिले थे। अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरते हुए देखकर यूनप गुस्से से यूजिन पे अटैक करने के लिए भागती है लेकिन यूजिन तो उल्टा उस नाइफ से उसे स्टैब कर देती है। जब वो यूनप के ब्लड को आसमान की तरफ फ्लोट करते हुए देखती है तो साइको की तरह हंसने लगती है क्योंकि ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। वो यूनप के ब्लड से इन रेड लाइंस का एक जाल क्रिएट कर रही होती है जिससे दुनिया में मौजूद बाकी सभी लोगों को भी इन रेड लाइंस को देखने की एबिलिटी मिल सकती है। यूजिन अपनी पावर्स के थ्रू इस सारे के सारे जाल को पूरी दुनिया में बिखेर देती है और यूनप जो इस सारे प्रोसेस के बीच में बेहोश हो जाती है वो उठकर यूजिन पे उसी की नाइफ से अटैक कर देती है। लेकिन मरते मरते यूजिन स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम बहुत लेट हो गई हो क्योंकि मैंने जो करना था वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ।
यूजिन के मरने के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और यूनोप और जियोक भी दोबारा से अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि अब उनकी दुनिया पहले की तरह नहीं रही, वो पूरी तरह से रेड लाइन से कवर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे के सर पे मौजूद रेड लाइंस को देख सकते हैं। स्टार्ट में तो सब लोग ये देखकर पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस चेंज के साथ यूज्ड टू हो जाते हैं और उन्हें समझ में भी आ जाता है कि आखिर इन रेड लाइंस का मतलब क्या है। इस सब के तकरीबन 1 साल के बाद सियोना भी कोमा से बाहर आ जाती है और एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट कर देती है। यूनोप जो इतने अरसे तक जुनसेन को अभी भी नहीं भुला पाई होती, जब उससे मिलने के लिए उसकी ग्रेव पे जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि यूजिन ने तो अभी तक उसका पीछा छोड़ा ही नहीं है। यहाँ स्टोरी के सीजन 1 का एंड हो जाता है और इसकी एंडिंग में ही हमें सीजन 2 का हिंट भी मिल जाता है कि यूजिन यूनोप की लाइफ में वापस आ गई है। लेकिन उसके वापस आने का मकसद क्या है ये तो हम सीजन 2 की स्टोरी में देखेंगे। रही बात सीजन 1 की स्टोरी की, तो स्टार्ट में तो सीजन 1 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन एंड में आते आते थोड़ा बोरिंग हो जाता है और काफी ज्यादा लोग तो इसकी एंडिंग से सेटिस्फाइड ही नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हमें मजीद स्टोरीज एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन एंजॉय योर डे।